नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। अब डिटेल में जाने से पहले ज़रा सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। भारत और रशिया के बीच होने वाली कुछ मेजर डिफेंस डील को फाइनल करने के लिए हमारे डिफेंस सेक्रेटरी रशिया के विजिट पर गए हुए हैं, जिस दौरान स्प्रूट लाइट टैंक के साथ साथ 33 नए फाइटर जेट के डील को लेकर भी नेगोशिएशन किया जाएगा। इंडियन आर्मी के लिए अभी यूएस मेड विंटर जैकेट्स और इक्विपमेंट को खरीदा जा रहा है, जिनकी पहली शिपमेंट भारत में पहुंच चुकी है। अब सबको पता होगा कि चाइनीज सोल्जर को अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी कुछ ऐसे बातें सामने आई है जिससे संदेह किया जा रहा है कि इसके पीछे चाइना की कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से अभी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ड्रोन की मदद से खतरनाक हमले को करने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया गया है और पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठन अभी दोबारा पठानकोट एयरबेस के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार की मेलवेयर एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शामिल होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस पर अभी चाइना की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही चाइना का कहना है कि इससे रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और अंत में भारत की तरफ से अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में लगभग 100 किलोमीटर लंबी टनल्स को बनाने का प्लान किया गया है, जिनकी मदद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाने वाली सभी स्ट्रेटेजिक लाइन्स को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और रशिया के बीच होने वाली अपकमिंग डिफेंस डील को लेके है। जब से भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ा है, उसके बाद से भारत की तरफ से काफी सारे इमरजेंसी डिफेंस परचेज किए गए थे, जिसमें से कुछ मेजर डील्स की बात करें तो वो 33 फाइटर जेट की डील, जिसमें 21 मिग-29 और 12 Su-30 MKI खरीदे जाने वाले थे और इनके साथ स्प्रूट लाइट टैंक की डील भी शामिल होने वाली है। इस डील को अभी फर्दर आगे बढ़ाने के लिए हमारे डिफेंस सेक्रेटरी कल से मॉस्को के विजिट पर गए हुए हैं, जहां पर इन दोनों मेजर डिफेंस डील को जल्दी से फाइनल करने के लिए बातचीत होने वाली है। अब इसकी कुल मिलाकर कीमत $2.43 बिलियन होने वाली है। ऐसे में अगर यूनाइटेड स्टेट इसमें सैंक्शन लगाने की कोशिश करता है तो ये भारत और रशिया दोनों के लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इस डील के ऊपर कोई सैंक्शन लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट को भी अच्छी तरीके से पता है कि भारत को इनकी कितनी जरूरत पड़ने वाली है। स्प्रूट लाइट टैंक और फाइटर जेट्स की डील को लेकर अभी भारत और रशिया के बीच नेगोशिएशन काफी एडवांस स्टेज में आ चुकी है, जहां पर मिग-29 और Su-30 की डील हमको $2.43 बिलियन पड़ने वाली है। साथ ही स्प्रूट टैंक्स हमको लगभग $68 मिलियन पड़ने वाले हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक अभी इस विजिट के दौरान भारत और रशिया के बीच AK-203 राइफल की डील को लेकर भी बातचीत होने वाली है, क्योंकि प्राइस की वजह से अभी तक AK-203 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हो पा रहा है और आगे चल के हमारे आर्मी में इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडक्ट किया जाएगा, जिस वजह से इसकी एक्यूरेट प्राइसिंग हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। और अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से इसको एक्सपोर्ट करने का इरादा रखा गया, जिस वजह से इसका प्राइस इसी स्टैंडर्ड की बाकी राइफल के साथ कॉम्पिटिटिव होना काफ़ी ज़रूरी है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी हमारे 40,000 से ज्यादा जवानों को डिप्लॉय किया गया है और पूरे विंटर में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉयड रहने वाले हैं, जहां पर टेम्परेचर -40 तक भी नीचे जा सकता है। वैसे इससे पहले भी हमारे जवान विंटर में लद्दाख में मौजूद रहते थे, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर बस 10,000 के आसपास ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाता था और हमारे पास जो फैसिलिटी मौजूद था उसमें सिर्फ 10,000 जवानों के लिए ही सफिशिएंट अमाउंट की लॉजिस्टिक मौजूद था। लेकिन अभी अचानक से एडिशनल 30,000 ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, जिस वजह से विंटर कपड़ों की कमी दिखाई पड़ रही है। इसी वजह से इमरजेंसी बेसिस पर यूनाइटेड स्टेट से विंटर जैकेट को खरीद लिया गया था, जो कि -40 डिग्री से भी ज्यादा के टेम्परेचर में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे में करीब 45,000 से भी ज्यादा जैकेट्स अभी खरीदे गए हैं और ऑर्डर मिलने के बाद इन जैकेट्स की इनिशियल बैच भारत को डिलीवर किया जा चुका है, जिसमें 15,000 जैकेट्स को इनिशियल बैच में डिलीवर किया गया है और इनको अभी इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जा रहा है। अब ऐसे में हर एक जवान को एक नहीं बल्कि मल्टीपल जैकेट, कपड़े और बूट्स को दिया जा रहा है, क्योंकि बर्फ में इनको रेगुलर इस्तेमाल करने से ये गीले होने वाले हैं और इस वजह से एक एक जवान को मल्टीपल पेयर दिया जा रहा है। आर्मी के मुताबिक अभी से ही टेम्परेचर माइनस से नीचे जाने लगा है और विंटर में ये -30 तक जाने का उम्मीद किया जा रहा है। इसी दौरान हमारे जवानों के लिए स्पेशल डाइट प्लान को भी तैयार किया गया, जिसको स्पेशली DRDO की तरफ से तैयार किया गया है। और अभी हमारे जवानों को आर्कटिक टेंट्स को भी दिया जा रहा है, जो कि अंदर से काफ़ी गर्म रहते हैं और सबसे पहले इनको उन जवानों को दिया जाएगा जो कि 14,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई में डिप्लॉयड है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके।
कल मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक चाइनीज सोल्जर को कैप्चर किया गया था और अभी वो इंडियन आर्मी के पास ही मौजूद है। वैसे इंडियन आर्मी उसको अभी फॉर्मली पीपल लिबरेशन आर्मी को लौटाने वाली है और इसको लेके इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट को इशू किया जा चुका है। लेकिन जिस हालात में इस चाइनीज सोल्जर को कैप्चर किया गया था, ये अभी संदेह करने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर में अभी जिस तरीके के हालात हैं, इस दौरान किसी चाइनीज सोल्जर का बेमतलब से इंडियन साइड में घुस आना ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से इसी बात को लेकर ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ये जो चाइनीज सोल्जर अभी इंडियन साइड में चला आया था, ये दरअसल एक याक को ढूंढते ढूंढते चला आया था। अब याक को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और ये आमतौर पर हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, जो कि गाय और भैंसे टाइप के होते हैं। अब ग्लोबल टाइम की तरफ से किए गए ट्वीट के मुताबिक चाइनीज सोल्जर लापता हुए भैंसे को ढूंढते ढूंढते खुद लापता हो गया था। अब उसके बाद उसका पता इंडियन आर्मी ने लगाया था। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि चाइना की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इतनी ठंड में अपने जवानों को इंडियन आर्मी के साथ लड़ाई करने के लिए डिप्लॉय करके रखा गया या फिर भैंसे चराने के लिए डिप्लॉय किया गया है। इसी बात को लेकर अभी संदेह किया जा रहा है कि ये जो सोल्जर अभी पकड़ा गया है, ये कोई चाइनीज स्पाई तो नहीं है, और इसी वजह से अभी उसके साथ पूछताछ किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अभी तो ये भी संदेह किया जा रहा है कि ये जो चाइनीज भैंसे अभी इंडियन साइड में चले आए थे, चाइना इनके जरिए भी जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, अरुणाचल प्रदेश में भी इंडियन आर्मी की तरफ से 13 याक्स को पकड़ा गया था, जिसको बाद में चाइना को लौटा दिया गया था। अब यहाँ पर फिर से याक का जिक्र किया जा रहा है। चलो एक बार को मान लेते हैं कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इतने सारे जवानों को डिप्लॉय कर रखा है, तो इनके लिए रोज दूध की जरूरत पड़ती होगी और उस वजह से इन लोगों ने भैंसे पाल रखा है। वैसे ये सब भी मानना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग मान लेते हैं क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी अभी जिस चाइनीज सोल्जर को पकड़ा गया था, उसके मुताबिक वो एक वेपन एक्सपर्ट है और वो चाइनीज फायरआर्म्स की मेंटेनेंस करने का काम करता है। अब जहां तक मुझे पता है तो भैंसा कोई फायरआर्म नहीं है, तो ये उसके पीछे क्यों भाग रहा था, और इतना भी क्या भागना कि अपने यूनिट से लगभग अलग होके पूरा का पूरा इंडियन साइड में खो गया। तो अभी देखा जाए तो इनमें से किसी का स्टेटमेंट किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, और बाकी आप लोग समझदार हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान को लेके यहाँ पर 2 से 3 अपडेट है, जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई कुछ खतरनाक प्लानिंग कर रही है, जिसमें वो पाकिस्तान के अलग अलग आतंकवादी संगठन को शामिल कर रहा है। और वैसे आपको पता ही होगा कि वो अभी फिजिकली बॉर्डर में घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से वो अभी ड्रोन्स की मदद से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें आईएसआई की तरफ से अलग अलग सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री के सुअरों को ड्रोन की मदद से कैसे स्ट्राइक किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग देना शुरू किया गया है। और बेसिकली वो अभी किसी भी तरह के क्वाडकॉप्टर का या फिर किसी सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसमें ज्यादा नहीं बल्कि स्मॉल अमाउंट के एक्सप्लोसिव को कैरी करके इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कैमिकाजी अटैक करने वाले हैं। इसके बारे में हाल ही में आईएसआई की तरफ से एक मीटिंग को भी पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस में कंडक्ट किया गया, जिसमें झंडे मोहम्मद और तोयबा के कमांडर भी शामिल थे। वहीं पर कुछ और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कई सारे सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री अभी एक साथ मिलकर भारत के ऊपर एक बहुत ही बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए अभी सियालकोट और भीमबर सेक्टर को चुना गया है, जहां से ये भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले हैं। और इस बार ये फिर से उरी की तरह कोई हमला करने की साजिश कर रहे हैं, जहां पर इनके पहले निशाने में पठानकोट एयरबेस है। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ कुछ लगी रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके के हमले को करने से पहले काफी प्लानिंग की गई, और पिछली बार की तरह बालाकोट जैसे स्ट्राइक से बचने के लिए इस बार सुअरों की ट्रेनिंग कैंप्स को बालाकोट साइड से सीधे पेशावर साइड में शिफ्ट किया जा चुका है। अगला अपडेट मैलवेयर एक्सरसाइज को लेकर है। आज ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैलवेयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। आज ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसमें बताया गया कि इस बार ऑस्ट्रेलिया भी मैलवेयर एक्सरसाइज में शामिल होने वाला है, जिसको नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पर भारत, जापान और यूनाइटेड स्टेट के बीच कंडक्ट किया जाता है, और इसमें आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2007 में पार्टिसिपेट किया गया था। लेकिन इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं हो रहा था। पर अभी ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर मैरी स्पेन ने कहा है कि वो अभी इंडो पैसिफिक और स्पेशली भारत के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को बनाना चाहते हैं, और इसके बारे में टोक्यो में हुई मीटिंग के दौरान उनकी इंडियन काउंटर पार्ट के साथ इसी बात को लेकर बातचीत किया गया था। आप सबको पता होगा कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत अभी इंडो पैसिफिक रीजन में काफी एक्टिव हो चुका है, और इसमें अभी रशिया को भी भारत शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद भारत की पकड़ इंडो पैसिफिक के साथ साथ आर्कटिक रीजन में भी काफी मजबूत होने वाली है। और यही बात अभी चाइना को हजम नहीं हो रहा है, और अभी चाइना की तरफ से क्वाड को एशियन नाटो बताया जा रहा है।
और चाइना के मुताबिक किसी भी देश का किसी अलग देश के साथ म्यूचुअल पार्टनरशिप करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इससे अगर किसी तीसरे देश की इंटरेस्ट को हानि पहुंचती है तो ये सही नहीं है। और यहाँ पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट के संगठन से सीधे तौर पर चाइना के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। और भारत की बात करें तो भारत अभी लगभग सभी क्वाड मेंबर के साथ लॉजिस्टिक पैक्ट को भी साइन कर चुके हैं। इसी बात को लेकर चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि हाल ही में ही भारत की तरफ से मैलावेयर एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया की पार्टिसिपेशन का जो स्टेटमेंट इशू किया गया था, ये नेचर में कंडक्टिव होना चाहिए और इससे रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगला अपडेट जम्मू एंड कश्मीर को लेके है। अब सबको पता होगा कि जब से चाइना के साथ तनाव बढ़ा है, तब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में कम्युनिकेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने की बेहतर से बेहतर कोशिश किया जा रहा है। पहले इन इलाकों के साथ सर्दियों में लगभग 6-6 महीने के लिए रोड कनेक्टिविटी बंद हो जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर ऑल वेदर रोड्स को बनाने के लिए कई प्लान को लॉन्च किया गया है। हाल ही में बीआरओ की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाने वाली 44 ब्रिजेस को क्लास 70 के स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया था और अभी जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद एडिशनल 10 ब्रिजेस को भी उसी स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा चुका है। नए रोड्स के साथ अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में ऑल वेदर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए 10 से ज्यादा नए टनल्स को बनाने का प्लान किया गया है, जो कि 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबे होने वाले हैं। और ये सभी हमारे बॉर्डर के फॉरवर्ड लोकेशन के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, जिसकी मदद से किसी भी सीजन में और वेदर कंडीशन में सिविलियन या मिलिट्री मूवमेंट को किया जा सकता है। इन सब में जोजिला टनल की कंस्ट्रक्शन पहले से ही शुरू हो चुकी है, जो कि लगभग 14 किलोमीटर लंबा होने वाला और ये श्रीनगर, लेह और कारगिल को कनेक्ट करने वाली है। ठीक वैसे ही दौलत बेग ओल्डी के साथ भी एक अल्टरनेट रूट को एस्टेब्लिश करने के लिए 10 किलोमीटर लंबी एक टनल को बनाने का फैसला किया गया है। इसके बनने के बाद दौलत बेग ओल्डी के साथ साल भर रोड कनेक्टिविटी को बरकरार रखा जा सकता है और अभी इसके लिए बनाया जा रहे बाकी रोड्स की भी लगभग 50 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस टनल के कंप्लीट होने के बिना ये रोड कनेक्ट नहीं हो सकता है। ये टनल लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई में मौजूद है और इसके अलावा मनाली से लेह के बीच और खारदुंगला से चांगला के बीच भी 2 टनल्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।